students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name essay writing. So essay writing जो होती है वो क्या होती है, पैराग्राफ राइटिंग होती है, बहुत कंपोज, सारा कुछ कंसंट्रेटेड होता है, बहुत छोटे में, बहुत कम शब्दों में हम चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग में हमें एक फ्रीडम मिलती है कि हम अपने जितने भी फीलिंग्स हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें बहुत अच्छे से खुल के और बहुत अच्छे से लिख सकें, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हमारे पास क्या क्या मटीरियल है बताने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। It is a connected piece of written composition on a given subject. It is one personal ideas or opinion are expressed on the given topic. एक पर्सनल आइडिया ओपिनियन जो है वो आपका एक्सप्रेस होता है किसी भी एक गिवन टॉपिक पे। इसको आप कह सकते हो कि ये भी एक तरह की स्टोरी राइटिंग जैसा होता है, आप कह सकते हो कि ये पैराग्राफ राइटिंग जैसा भी हो सकता है, इसीलिए इसको ऐसे राइटिंग कहते हैं क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। आपको अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को लिखना है, बट बहुत अच्छे से फैला कर लिखना है ताकि आप अपनी हर एक चीज़, अपने हर एक्सप्रेशंस को क्लियरली लिख सकें। हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, एक गुड ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं? देयर शुड बी यूनिटी इन डेवलपिंग वन थीम थ्रू देयर कैन बी वेरियस थॉट ऑन द सेम सब्जेक्ट। नंबर 2, देयर शुड बी अ सर्टेन ऑर्डर, दैट इज आइडिया शुड फ्लो नेचुरली एंड शुड नॉट अरेंज हैप्पीजार्डसली, मतलब बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ पे कोई चीज़ जो है वो आपकी मुश्किल क्रिएट कर दे, समझना मुश्किल हो जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ नंबर 3, द एसे शुड नॉट बी लॉन्ग, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 200 to 300 वर्ड्स। द पैराग्राफ शुड ऑल्सो बी शॉर्ट, और पैराग्राफ जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। नंबर 4, राइट इन सिंपल इंग्लिश, अवॉइडिंग स्लैंग एंड कोलोक्यूल टर्म्स, मतलब ऐसे बहुत टफ वर्ड्स का इस्तेमाल, स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल, इस तरह की लैंग्वेज आप नहीं यूज़ करेंगे, आप बहुत सिंपल और अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। द लैंग्वेज एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी डायरेक्ट एंड नेचुरल, बिल्कुल डायरेक्ट होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेज, और बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है जहाँ कॉमा नहीं आ रहा, फुल स्टॉप नहीं आ रहा। सेंटेंसेज हमेशा शॉर्ट में होते हैं तो पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहते हैं। अगर आप पंक्चुएशंस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैराग्राफ जो है वो ज़्यादा अच्छा और एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। नंबर 5, गिव इट अ पर्सनल टच, आपको इसमें एक पर्सनल टच लाना है, मतलब अपने एक्सप्रेशंस, अपने एक्सपीरियंस को इसमें ऐड करना है। दैट इज एक्सप्रेस पर्सनल आइडियाज और ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। डू नॉट यूज टू मैनी कोटेशंस, प्रोवर्ब्स और सेइंग, ज़्यादा कोटेशंस इस्तेमाल नहीं करने, ज़्यादा प्रोवर्ब्स इस्तेमाल नहीं करने, ज़्यादा सेइंग इस्तेमाल नहीं करनी। मतलब कहते हैं ना कि जैसे आपने एक स्टोरी लिखी कि भाई बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मिलकर एक काम किया और वो गलत हो गया, सो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, तो ये एक सेइंग है, ये एक आइटम है, ये कोटेशन प्रोवर्ब जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने हर लाइन के बाद एक प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक स्टोरी लिखी, आपने एक ऐसे राइटिंग लिखा, उसमें आपने एक इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस डाला कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो ये हो जाता है, और उसके बाद आपने एक प्रोवर्ब डाल दिया, तो प्रोवर्ब से क्या होता है, आपके ऐसे का जो है ना इम्पैक्ट जो है वो और पावरफुल पड़ता है, आप समझा पाते हो एग्जैक्टली कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, न टाइप ऑफ ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, दे डिस्क्राइब सम प्लेस और थिंग्स such as the elephant, the people tree, the Delhi, the Red Fort, the sun, the spring season, paper, motor cars, etc. ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं बहुत सारी चीज़ें। नरेटिव ऐसेज, दे नरेट सम इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट सच एज अ ट्रेन एक्सीडेंट, अ बिल्डिंग ऑन फायर, लाइफ ऑफ रणजीत सिंह, एंड इंडियन मैरिज, होली, इंडिपेंडेंस डे, एक्सेट्रा। एसेज की भी कैटेगरी है, टाइप ऑफ एसेज आप देख पा रहे हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे जहाँ आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अगर आपको एलिफेंट के बारे में पूछा जाए, अगर आपको एलिफेंट के बारे में डिस्क्राइब ऐसे लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि एलिफेंट जो है एक एनिमल है, ये बहुत ह्यूज होता है, इसके पास ये बहुत ह्यूज ईयर्स होते हैं, ट्रंक होता है, उसके बाद टस्क होते हैं, कैसा दिखता है, किस कलर का होता है, इनकी जो फैमिली होती है वो किस तरह की होती है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या इनका स्लीपिंग पैटर्न है, फिर आप उसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। नरेटिव एसेस का क्या मतलब होता है, जब आप बता रहे हैं कि एक ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ,
मैं जा रहा था, मैंने रास्ते में ऐसा देखा, आगे ऐसा हुआ, वहाँ पर इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा वहाँ पर लोगों जो थे वो इमरजेंसी में क्या कैसे किसकी हेल्प कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ होती है नरेटिव, मतलब आप किसी को बता रहे हैं कि आपने जो देखा या आपने जो एक्सपीरियंस किया वो आप अपने शब्दों में अब लोगों को बयां कर रहे हैं। Reflective essay, they contain thoughts of a person or individual opinion on some topic which is generally abstract in nature, such as nationalism, discipline, casteism, democracy, the universe, morning walk, etc. Reflective essays होते हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे इमेजिनेटिव ऐसे। अब हमारे पास है इमेजिनेटिव ऐसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाता है तो आप स्कूल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी इमेजिनेशन है। अब आपको इस पर इमेजिन करना है कि आप अगर प्रिंसिपल होते तो आप क्या करते, आप जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस करते, आपका जो रेगुलर रूटीन है उसमें क्या चेंजेस करते कि बच्चों को एजुकेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगने लगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुकने की कोशिश करें, इस तरह का। तो इमेजिनेटिव ऐसे there are those in which the writer is required to use his imagination. It is written in the first person. Example, if I were the principal, if I were a boy, if I were a star, if I were a king, etc. Okay, अब the construction of an essay. Essay का construction क्या होता है? An essay may be divided into three parts: the introduction, the body of the essay, and the conclusion. The introduction should be thoughtfully done as it is the part of the essay which will rouse an interest of the reader. Introduction should be brief, catchy and interesting. इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? थॉटफुल, मतलब ध्यान से लिखना चाहिए आपको हमेशा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पार्ट ऐसे का ये एक पार्ट होता है और इसी से आपके ऐसे का आगे क्या लिखा होगा इसको पढ़ने का इंटरेस्ट जागता है, उसमें जो इसे पढ़ रहा होता है, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ब्रीफ होती है, कैची होती है, समझ मतलब आपको ऐसा होना चाहिए पढ़ने के बाद आपको लगे कि अरे इसमें तो कुछ इंटरेस्टिंग सा है, कुछ आगे इन्होंने कुछ नया बताया हुआ है, तो ऐसी चीज़ें। द बॉडी comprises the main subject matter. It should be divided into number of paragraphs, each one of them having a coherent link with the preceding and the succeeding paragraph. There is no specific rule about the number of paragraphs. All the points or arguments should be elaborated in the body of the essay in a strict logical sequence. ठीक है। अब क्या है बॉडी का क्या मतलब होता है? इंट्रोडक्शन आपने दी, उसके बाद आप उसके बारे में उसके बेनिफिट्स, उसके डीमेरिट्स जो है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। बट ये क्या होना चाहिए, आपका हर पैराग्राफ ऊपर वाले और नीचे वाले पैराग्राफ से रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ लिखा, बीच में कुछ लिख दिया और लास्ट वाला पैराग्राफ आप जो लिख रहे हैं वो ऊपर वाले पैराग्राफ से तो मैच हो रहा है मगर बीच वाले पैराग्राफ से मैच ही नहीं हो रहा। तो हमेशा एक ये कोहेरेंट जो है कोहेरेंट लिंक जो होनी है वो बनी रहनी चाहिए कि आपने पहला पैराग्राफ जो लिखा उसी से रिलेटेड आप दूसरा पैराग्राफ भी बता रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप तीसरा पैराग्राफ भी बता रहे हैं। आपने पहले पैराग्राफ में बता दिया कि ये चीज़ है, ये मशीन जो है वो बहुत, या अगर हम रोबोट्स की बात करें तो अगर हमने बता दिया कि रोबोट जो है वो मशीन से बनते हैं, ये है वो है, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद हम उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे ये हमारी लाइफ कैसे ईजी कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बताएंगे कि इनके लाइफ ईजी करने से हमें और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्किल हो रही है, मतलब अब हम उसके डिसएडवांटेजेस पे उतर रहे हैं, फिर हम उसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि ये किस तरह से हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसको ख़राब करते चले जा रहे हैं। फिर लास्ट में हम ये कंक्लूजन बताएंगे कि ये जो रोबोट्स हैं ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी है मगर हमारी लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ ईजी तो कर रहे हैं, साथ ही साथ इंसान को आलसी भी बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मैन पावर कम होती जा रही है और मशीन पावर बढ़ती जा रही है, जिससे ह्यूमंस को काम ही नहीं मिलेगा, वो कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती हैं। The conclusion should be attractive and should leave a strong impression on the reader mind. Final effect of the essay rests mainly on how the introduction and body have led naturally to the conclusion. So कंक्लूजन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रांग इंप्रेशन छोड़ता है रीडर के ऊपर। आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, आप बॉडी को कैसे लिख रहे हैं और कैसे लेते हुए लास्ट तक आ रहे हैं और उसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के लिखनी होंगी। द कंक्लूजन शुड बी ब्रीफ, थॉट प्रोवोकिंग एंड कन्विंसिंग। तो जो कंक्लूजन होता है वो ब्रीफ में होना चाहिए, प्रोवोकिंग होना चाहिए और कन्विंसिंग होना चाहिए। द स्टाइल शुड बी ल्यूसिड एंड फ्लुएंट। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, आइडियोमेटिक एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। मतलब आपको उसमें आइटम्स भी ऐड करने हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल होनी चाहिए और सब कुछ ऐसे फ्लो में होना चाहिए कि आप बहुत आराम से पढ़ के समझ जाए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर।
चलिए स्पेसिमेंस एसेज यहाँ दिए गए हैं, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, आप रीडिंग ध्यान से सुनिए और समझिए कि किस तरह से इन्हें लिखा गया है। सो पहला टॉपिक है हमारा न्यूज़पेपर। इन द मॉडर्न एरा द रिवोल्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ बीन स्प्रेड टू द होल कंट्री। Nowadays, everyone has become much conscious about their knowledge. It is a good habit to read newspaper on daily basis. We all should practice to read newspaper in our daily lives. It let us know about the latest trend and tradition. It helps us by telling about the school, colleges, courts, politics, offices, hotels, restaurants, and other things new in the market. Newspaper is the most important thing used by everyone, rich or poor, of any religion, caste or creed. It helps us a lot in preparing our school project and homeworks. It lets us know about new researches, new technologies, all the high and low of the market, and so many things. There are many types of newspaper and magazine according to their brand and subscription. ठीक है, सो यहाँ आपने देखा कितना ये एक्चुअली इसको हम प्रॉपरली ऐसे नहीं लिख सकते, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, बट हाँ यहाँ पर 2 पैराग्राफ में लिखा गया है और इसमें किस तरह से एक जो है वो दूसरे से रिलेट कर रहा है और कैसे एक कंक्लूजन पे लेकर आए, ये देखने लायक चीज़ होती है। नंबर 2 पर आते हैं हम, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। शुरू करें, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू मूव फॉरवर्ड आर ग्रेटर इन अर्बन लाइफ देन what we find in rural existence. But there is an acute problem of pollution, noise, lack of adequate water supply, traffic jam, overcrowding and crime in cities. ठीक है, माना जाता है कि अर्बन लाइफ जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, जबकि रूरल लाइफ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मगर इसकी वजह क्या है कि जो अर्बन लाइफ है उसमें पॉल्यूशन की दिक्कत है, नॉइज़ की दिक्कत है, स्वच्छ पानी पीने का दिक्कत है, ट्रैफिक जाम की दिक्कत है, ओवर क्राउडिंग है, क्राइम बढ़ रहे हैं सिटीज़ में। सिमिलरली, दो देर इज़ अ लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटी इन रूरल एरिया, बट द क्लीन एयर एंड द पीस आर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल लिविंग देयर. Village hold a mirror to Indian culture and heritage. India's century-long tradition still exists there. You can enjoy sunshine, greenery, and tranquility. And the people here are found to be very warm and friendly. On the other hand, urban life is filled with tough challenges. Mostly, the people living in cities can avail latest amenities and cutting-edge facilities. They are always preoccupied and busy with one thing or the other all the time. Sadly, they do not have time to even meet their neighbors, friends, and relatives. Thus, there are advantages as well as drawbacks to live in both rural and urban areas. तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इन्होंने स्टार्टिंग किया अर्बन एरियाज़ की बेनिफिट बताकर, उसके बाद बताया कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके बाद बताया कि ऑन द अदर हैंड जब हम विलेज लाइफ की तरफ देखें तो उनके पास बहुत चीज़ों की कमी है मगर वहाँ लाइफ बहुत अच्छी है. ठीक है, सो दोनों तरफ देखा जाए तो अर्बन लाइफ हो या आपकी विलेज लाइफ, दोनों में चैलेंजेस ज़रूर हैं, मगर जो लोग वहाँ रहते हैं वही जानते हैं कि वहाँ के क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं. अब आप गांव में अगर आप किसी अपने रिलेटिव के घर जाएंगे तो आप वहाँ पर 7 दिन 8 दिन 1 महीना भी रुकेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी. बट आप किसी सिटी में अगर आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो आप वहाँ 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते. सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब इंगेज है अपनी लाइफ में, उनके पास टाइम भी नहीं होगा, उनके पास जगह भी नहीं होगी, उनके पास इतना आप फैसिलिटीज़ भी नहीं होगी कि आपको इतने दिन तक रखा जा सके. बट वहीं अगर आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ के लोग फ्रेंडली होते हैं, वो चाहे आप कुछ भी खाएं कैसे भी रहें वो आपको भी उतना ही वहाँ पर कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं. तो ये दोनों तरह की चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आप मतलब अपनी इमेजिनेशन को जब आप बढ़ाएंगे तो आपको बेनिफिट भी बहुत दिखेंगे और इनके नुकसान भी बहुत दिखेंगे. नेक्स्ट आते हैं हम गर्ल्स एजुकेशन पे. गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया इज़ लार्जली एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन बिकॉज गर्ल्स कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग बेटर देन द बॉयज़. Nowadays, girls' education is necessary and is also compulsory because girls are the future of the country. In India, girls' education is necessary as to develop socially and economically. Educated women yield a positive impact on Indian society
through their contribution in professional field like medical, defense, services, science and technology. They do good business and are also well versed in handling their home and office. An improved economy and society are the outcome of girls' education. Educated women can also help in controlling the population of the country by marrying at the right or later age in comparison to the undereducated women. Women education is nearly Indian society was quite good, but in the Middle Age it was not because of numerous limitations toward women. However, again it is getting improved and better day by day as people in India have understood the fact that without the growth and development of women, the growth of the country is not possible. It is very true that equivalent expression of both sexes will boost the economy and social growth in every area of the country. ठीक है, सो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया था वुमेन एजुकेशन पे कि वुमेन की एजुकेशन या गर्ल एजुकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, क्या बेनिफिट दे रही है हमें, और जब इनको एजुकेशन नहीं दी गई थी तब इनके साथ क्या होता था, क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है. आते हैं नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया इज़ अ कैंपेन run by the government of India to make this country a digitally empowered country. The aim of launching this campaign is to provide Indian citizens electronic government services by reducing the paperwork. It is very effective and efficient technique which will save time and manpower to a great extent. This initiative was started on 1st July 2015 to connect people of rural area with the high speed internet network to access any information needed. Three important elements of Digital India are like creation of digital infrastructure, digital literacy and delivering services digitally all over the country. This project has been aimed to be completed by 2019. It is the program which will benefit both service provider and consumer. There is an arrangement of Digital India Advisory Group chaired by Ministry of Communication and IT in order to monitor and control this program. ठीक है, तो डिजिटल इंडिया जो है कैंपेन क्यों शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, क्या इनका एम था, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में आपको प्रोवाइड की गई है. नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत अभियान. Swachh Bharat Abhiyan is a Swachh Bharat mission led by the Government of India to make India a clean India. This campaign was launched officially by the Government of India on 145th birthday anniversary of the great person Mahatma Gandhi on 2nd of October 2014. It was launched at the Rajghat, New Delhi cremation of Mahatma Gandhi. The Government of India has aimed to make India a clean India by 2nd of October 2019. Mean 150th birth anniversary of the Mahatma Gandhi. Through this campaign, it is a politic-free campaign inspired by the patriotism. It is launched as the responsibility of each and every Indian citizen to make this country a Swachh country. This campaign has initiated people globally toward the cleanliness. Teachers and students of the schools are joining this Clean India campaign very actively with great fervor and joy. Under this campaign, another cleanliness initiative has been started by the UP CM Yogi Adityanath in March 2017. He has banned chewing pan, gutka and other tobacco products in the government offices of all over UP. So, यहाँ पर आपको बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान जो था वो 145th बर्थडे जो थी हमारे महात्मा गांधी जी की, उनके बर्थडे पे ये जो था अभियान शुरू किया गया और 2014 में, और राजघाट पे शुरू किया गया, और ये इस वजह से शुरू किया गया ताकि उनका जो 150th बर्थडे जब तक आए तब तक ये भारत जो है वो स्वच्छ हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए. ये पॉलिटिकल फ्री था, पॉलिटिक्स फ्री था, मतलब इसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनका कोई बेनिफिट नहीं था. सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने सिटी, अपने अपने स्टेट, अपने अपने स्ट्रीट्स को साफ़ करने में लगे हुए थे, और बहुत लोगों ने इसमें बहुत इफेक्टिवली एक्टिवली आकर इसमें
अपना जो सहयोग था वो दिया। और इसके बाद सीएम योगीनाथ ने एक और जो इनिशिएटिव था वो लिया कि 2017 मार्च में कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपने प्रेमाइसेस के अंदर पान, गुटखा या तंबाकू जैसी जो चीज़ें हैं उनको खा के नहीं थूकेगा। ठीक है, सो ये था आपका स्वच्छ भारत अभियान। अब है नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ means save the girl child and educate the girl child is a scheme launched by the government of India in the month of January in 2015. The purpose of launching this scheme was generating awareness as well as improving the efficiency of the welfare services for women and girl child in the Indian society. The initial capital required for initiating this scheme was 100 crore. The launch of this was very much required as according to census data of 2001. Child sex ratio of age group 0 to 6 year was 927 girl upon 1000 boys in our country. It was seen a huge drop in the sex ratio 918 girl over 1000 boys in 2011. India was ranked 41st amongst 195 countries worldwide by the UNICEF in 2012. That's why the scheme for girl was very necessary to aware people about the safety of women all over India. The scheme also make a call to people to eradicate female fertilicides. Okay, so यहाँ पर आपको बताया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो क्यों शुरू गई है। वो जनवरी 2015 में शुरू गई। 2001 तक हमारे पास 1000 लड़कों पे 927 लड़कियां पैदा होती थी, या 927 लड़कियां जो थी वो थी 0 से 6 ईयर के बीच में। बट ये रेशियो जो था वो 2011 तक आते आते तक बहुत ज़्यादा गिर गया। अब जहाँ 927 गर्ल्स होती थी वहाँ अब सिर्फ 918 गर्ल्स थी पर 1000 बॉयज़ के ऊपर। सो ये जो था, और इंडिया को 41st कंट्री बनाया गया अमंग 195 कंट्रीज़ में यूनिसेफ में 2012 में, जिसमें ये स्कीम जो थी जब हमने शुरू की, जिसकी वजह से हमें ये स्कीम शुरू करनी पड़े कि हमारी कंट्री में वुमेंस की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी मेंस की। सो उसके बाद से ये स्कीम चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो थी यही देखती थी कि अब जो है फीमेल जो लड़कियां हैं जिनका गर्भ में ही जिनको मार दिया जाता था वो अब इस तरह का कुछ ना हो, और जितनी भी लड़कियां हमारे देश में पैदा हो रही हैं उनको लोग लक्ष्मी की तरह पूजें, अपने घर में रखें, और जैसे बॉयज़ के साथ ट्रीटमेंट होती है वैसे उनके साथ भी ट्रीटमेंट हो, उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। तो ये था इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मोटिव। नाउ द योगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने योगा पर। योगा इज द मोस्ट फेवरेबल मेथड टू कनेक्ट टू द नेचर बाय बैलेंसिंग द माइंड बॉडी कनेक्शन. It is a type of exercise which performed through the balanced body and need to get control over diet, breathing and physical postures. It is associated with a meditation of body and mind through the relaxation of body. It is very useful to control over mind and body as well as getting proper health of body and mind by reducing the stress and anxiety. Yoga can be practiced by anyone as an exercise on daily basis to fulfill the need of very active and demanding life, especially teenagers and adults. It helps in coping with the hard time of the life and pressure of school, friends, family and neighbors. Through yoga practice, one can disappear his or her problem and stress given by other. It helps in easily accomplishing the connection between body, mind and nature. So योगा के क्या क्या बेनिफिट हैं, योगा क्यों करना चाहिए, योगा से क्या हमें फ़ायदे मिल रहे हैं, वो सारा इस पैराग्राफ में आपको बताया गया। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। इतने सारे पैराग्राफ आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, या इतने सारे एसेज आपको क्यों, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से एक ऐसे जो है वो लिखा जाता है, किस तरह से उसकी स्टार्टिंग होती है, किस तरह से हम बहुत ज़्यादा पैराग्राफ ना बनाते हुए भी उसे जो है अपने इंट्रोडक्शन से उसके कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। Women in modern Indian society are really forward if we compare them from the ancient time, but we
if we talk about the women empowerment, we can say that not really women are empowered in all areas. Even after being so forward, women have to go long way defeating hard circumstances. Women have gained lot of influences in various fields until balance between between two genders. We can say that today's women have more freedom than early, however, not true in many cases because prejudice still remain in the society. In many places, women are still treated as inferior gender who is forced to handle only household chores. Some women in the society love to follow the old tradition of the family and perform traditional female role by being housewife and mother. They live their whole life as general helper to their husband and kids. It has been in the usual practice for a woman by birth to handle home and stay unemployed at home. Besides this, some women from the society are keen to get employed like men in the future because they have been living in the society with high thinking and broad mindedness. They are treated equally as their brother in their family and are always promoted to do better in life like men. However, women in the backward society where life only mean to learn food of 2 times daily never understand their right and responsibility like men. All the differences are just because of the lack of proper education and education system in their area. Women need to realize their role towards the society and country together with their roles at home, which is possible through the continuous effort, gender equality and women empowerment. People are being more advanced in their behavior and thought toward the women right and empowerment. Without education and women empowerment, no development is possible in the family, society and country. So ये आपका सबसे लेंथीएस्ट जो हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ या ऐसे था जिसमें आपको 4 पैराग्राफ्स में या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया हुआ था और हर पैराग्राफ में आपको ये बताया गया था कि रोल क्या है वुमेन्स का इस इंडियन सोसाइटी में, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे चलता गया, तो आज वुमेन्स कहाँ खड़ी हैं. तो ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि पैराग्राफ आप ऐसे या पैराग्राफ्स या ऐसे जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन शुरू करना है, कैसे बॉडी लिखनी है और कैसे कंक्लूजन तक आना है. असेसमेंट जोन में आपको यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिस पे आप अपने घर में फ्री टाइम पे, अपने वेकेशंस के टाइम पे या अपने ऐसे टाइम पे जब आप इमेजिनेटिव मूड में हो तो अब आप इन पे पैराग्राफ्स या ऐसे जो हैं वो लिख सकते हैं. राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट. An exciting cricket match, a day spent in an amusement park. Number 3 पे है homework, advantage and disadvantage. Number 4 पे है the autobiography of a rupee. Number 5, slow and steady wins the race. Number 6, my likes and dislikes. Number 7, if I were a clown. Number 8, the influence of TV on children. Number 9, wedding ceremony which I have attended. Number 10, a scene at the railway station. Number 11, a visit to a factory. Number 12, should boys learn to cook? Number 13, meeting with a ghost. Number 14, good manners. Number 15, a dream that I cannot forget. Number 16, my experience on a rainy day. Number 17, a trip to the hills. Number 18, the season you like most. Number 19, self-help. And number 20, चिल्ड्रंस डे. सो ये है टॉपिक्स जिन पे आप जब भी फ्री हो तो इनमें से कोई भी अपने पसंद का एक टॉपिक उठाइए और उस पर एक अच्छा सा ऐसे लिखिए, रीड कीजिए और अपने फैमिली में जो आपसे बड़े हैं उनसे रीड कराइए ताकि आपको पता चल सके उनमें क्या कमियां रह गई हैं जो आप फुलफिल कर सकें. ओके, सो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे आपको ये समझने के लिए कि ऐसे राइटिंग कैसे होती है. सो असेसमेंट जोन पे ये आपको 20 टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पे आप कभी भी फ्री टाइम पे बैठ के अपने आइडिया, अपने इमेजिनेशंस, अपनी एक्सपीरियंस जो है उसको आप लिख सकते हैं. आप इनमें से कोई भी टॉपिक उठाइए, जब भी आपका मूड अच्छा है या आप लिखने के मूड में हैं तो आप इन्हें उठाइए और इन्हें बैठ के रफ टाइम पे या फ्री टाइम पे बैठ के लिखिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग विद योर टॉयज़ और प्लेइंग विद मोबाइल फ़ोन्स.
ये एक बहुत अच्छा गेम है जो आपकी आपकी एनर्जी जो है उसको अच्छी जगह पे लगाएगा, प्लस आपके माइंड को थोड़ा शार्प करेगा और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करेगा। सो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया हो। अब आपके पास असेसमेंट जोन में करीबन 20 टॉपिक्स हैं जिन पे आपको अपने एसेस लिखने हैं।